नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज़ादी के अमृत महोत्सव के विशेष संदर्भ में आज तीसरे दिन का वक्ता के रूप में हमें मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर परीक्षित जी राव साहब मिले हैं। डॉक्टर परीक्षित जी राव साहब का मैं परिचय देना चाहूँगा। सामान्य एक अध्यापक को जो करना होता है वे तो करते ही हैं, लेकिन वे उनके विषय में पूरी महारत हासिल की है। जी स्लेट पीएचडी तो है ही, लेकिन अपने समय में वे गोल्ड मेडल स्टूडेंट थे और छात्रावस्था में ही आर्ट्स कॉलेज ईडर में स्टडी की सर आपने, वहाँ इन्होंने बहुत नाम किया और एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है वे आर्ट्स कॉलेज ईडर में। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे कई इन्होंने आर्टिकल लिखे हैं, सेमिनार आर्टिकल किए हैं, ये सब कुछ तो किया ही है, लेकिन जो कुछ लिखते हैं वो मुकम्मल लिखते हैं। समझे? जो कुछ लिखते हैं वे मुकम्मल लिखते हैं, ऐसे वैसे लेख किताब आदि कुछ भी नहीं। मैंने एक दफ़ा बोला सर आपका आर्टिकल दे दो, तो मैंने कहा तैयार नहीं है साहब। अरे मैंने जो भी हो कुछ भी है जैसा वैसा दे दो। नहीं सर है, तैयार नहीं है। आज भी चाहे कोई 5,000 पुरस्कार मिलने वाला है, आर्टिकल दे दो, वे नहीं देंगे, नहीं देते। इस प्रकार के प्राध्यापक हैं। बहुत अच्छी कलम है, जो कुछ भी लिखते हैं मुकम्मल लिखते हैं सर। वे आर्ट्स कॉलेज का गूगल है। आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट जो कुछ भी है कंप्यूटर को लेकर, वे आर्ट्स कॉलेज के गूगल है। आज कंप्यूटर में बहुत मास्टरी हासिल की है इन्होंने और बहुत संघर्ष किया है, ज़बरदस्त संघर्ष करके आपके सामने उपस्थित हैं। तो मैं ये सामान्य परिचय दिया। तो अभी डॉक्टर परीक्षित जी राव साहब का हार्दिक स्वागत करने के लिए हिंदी विभाग की प्राध्यापिका भावना बहन को निवेदन करता हूँ। आइए मैडम, तो सर का गुलदस्ते से स्वागत करें। आइए धन्यवाद। समय मैंने भी नहीं लिया, समय वक्तव्य का है। तो सर आइए सीधे आपको मैं हवाला सौंपता हूँ व्याख्यान के लिए। जहाँ रिमार्क करना है, नोट करना है, वो नोट करो। व्याख्यान सुनने के लिए सुना नहीं, बहुत बढ़िया व्याख्यान होगा, बराबर। आइए सर, वेलकम। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो हिंदी विभाग द्वारा आयोजित एक सप्ताह के लिए हिंदी व्याख्यान माला का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसके तीसरे दिन में मंच पर विराजमान हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. तडवी साहब, हिंदी विषय विभाग के अध्यापिका भावना बहन और अनीता बहन, और मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर उर्वी बहन गोस्वामी और सभी छात्र, सबको मेरा आदर, सादर और अभिवादन। ये हिंदी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला है। विषय भले ही कंप्यूटर हो, लेकिन हिंदी विभाग द्वारा आयोजित है तो मैं प्रयत्न करूंगा कि हिंदी में ही व्याख्यान आपको दे सकूं। कुछ बातें ऐसी होगी कि जो हिंदी में नहीं समझाई जा सकती, वो मैं गुजराती में बोलने की कोशिश करूँगा। इसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कंप्यूटर के विषय को मुझे रखना है आज। वैसे कंप्यूटर को पढ़ाऊँगा नहीं मैं आज, वैसे कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं जाता आधे घंटे भर में, लेकिन कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है,
कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, मानव जीवन में कंप्यूटर के आने से ऐसे कौन कौन से बदलाव आए, वो सभी की बातें हम करेंगे, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आज का विषय है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण की उपयोगिता। तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें रखने की मैं कोशिश करूँगा कि जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कंप्यूटर का महत्व आपके जीवन में क्या है। तो सबसे पहले एक सवाल है कि कंप्यूटर की ज़रूरत ही क्यों खड़ी हुई हमारे लिए। आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कुछ कहना चाहे तो। कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों है, कंप्यूटर के आविष्कार की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। बोलो राजेश, कंप्यूटर क्यों जरूरत है? व्हाट्सएप भेजने के लिए। यस, बाहर की सब जानकारी के लिए हम सब जानकारी। वाह। और कोई? तो कंप्यूटर प्राचीन समय में मानव दूसरे प्राणियों से वैसे भी अलग है। मानव कर सकता है वो और प्राणी नहीं कर सकते, इसीलिए मानव को बौद्धिस्ट और सामाजिक प्राणी कहा गया है, वो जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। लेकिन जो मानवी प्राचीन समय में जो कर सकता था वो अन्य प्राणी नहीं कर सकते थे। मानवी सब कुछ कर सकता था। आदि मानव से लेके आधुनिक मानव तक हम देख सकते हैं कि कितना बदलाव आया है। प्राचीन समय की बातें ही सुनते हम पढ़ते हैं तो वो ऐसा युग था, समय था। पाषाण युग देख लो, ताम्र युग देख लो, जो मध्यकालीन युग है, प्राचीन युग है, वेदकालीन समय है, सभी जगह मानवी द्वारा लेखन से ही सब कुछ चलता था, समझाने से, क्लास से सब कुछ चलता था। आश्रम थे उस समय। लेकिन उस समय की दिक्कत वो थी कि समय बहुत ज़्यादा था, हर एक काम में समय लगता था। तो मानवी ने सोचा कि कुछ ऐसा आविष्कार होना ज़रूरी है जो मानवी के समय को बचा सके, और समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। आधुनिक समय में क्लास में भी बातें करता हूँ कि आपके पास सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ी ताकत जो कोई है तो वो है समय। समय की ताकत को आप पहचान लोगे तो आप कुछ भी कर सकोगे। जिसने समय को अपना गुलाम बना दिया वो किसी का गुलाम नहीं बनता। तो देखो कि कुदरत ने हमें सभी को 24 घंटे दिए हैं, किसी को कम नहीं दिए, किसी को ज़्यादा नहीं दिए। लेकिन ये वो जो 24 घंटे है उसमें से जो लोग उपयोग कर पाए हैं बेहतरीन तरीके से, तो वो लोग आज अलग ऊंचाई पर हैं, और जो लोग उसको व्यर्थ करते हैं वो वैसे ही खड़े हैं, वहाँ ही पड़े। ठीक है, तो वो समय को बचाना बहुत ज़रूरी था उस समय। तो समय को बचाने के लिए मानवीय द्वारा जो भी काम किए जाते थे वो काम को सरल बनाने के लिए समय, गति व एक्यूरेंसी, काम करने की एक्यूरेंसी भी ज़रूरी है। तो वो सब काम कौन कर सकता है अभी? तो कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर की आवश्यकता उस समय खड़ी हुई। मतलब उस समय तो पता नहीं था कि कंप्यूटर इसको बोला जाए या कंप्यूटर की कोई अवधारणा, लेकिन कुछ ऐसी शोध उस समय भी हो रही थी कि जो मानव के काम को सरल बना सके, मानवी के काम को, मानवी के जीवन को आसान बना सके। तो वो मानवी के जीवन को या काम को आसान बनाने के लिए ही धीरे धीरे जो शोध चलती गई उसमें से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। तो कंप्यूटर भी कुछ ऐसे तरीके से ही बना है जैसे देख लो कि एक मानव ही खड़ा है। कंप्यूटर के सभी अंग मानवी के अंग से प्रेरित है, मानवी के माइंड व दिमाग से प्रेरित है। कंप्यूटर का सीपीयू, कंप्यूटर की बॉडी, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर देख लो, हार्डवेयर देख लो, सब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मानवी ही खड़ा है। जो मानवी जो काम कर सकता है वो सब काम कंप्यूटर कर सकता है। तो कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है आधुनिक समय में। आप कंप्यूटर या तकनीकी के बिना सोच ही नहीं सकते कि आपका जीवन कैसा होगा आज के समय में। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर प्रशिक्षण
तो वो कंप्यूटर की तो बात मैंने रख दी कि कंप्यूटर का क्या महत्व है, लेकिन वो कंप्यूटर, वैसे देख लो कि आप कार, बड़ी कार खरीद लो, लेकिन कार तो सुविधा है, इस जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फास्ट जा सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल है अपना, लेकिन कार आने भी ज़रूरत है, कार चलानी आनी चाहिए। आप ड्राइव नहीं कर सकोगे कार, तो फिर कार का क्या महत्व है, कार का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है दुनिया में जब कंप्यूटर का प्रशिक्षण ना हो। तो आज कंप्यूटर तो मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कंप्यूटर सीखना क्यों ज़रूरी है वो बातें करेंगे। तो कंप्यूटर प्रशिक्षण की ज़रूरत या आवश्यकता है आधुनिक समय में। तो सबसे पहले 21वीं सदी वो कंप्यूटर युग है। सभी जगह आप देखो कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते कोई भी व्यवहार का। धीरे धीरे तो आप देखना, अभी एक मजाक कर रहा था मैं कि सब ऑनलाइन हो गया है तो बच्चे भी ऑनलाइन आएंगे। वैसा तो हो ही गया है। टीवी में हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आती है कि भाई हॉस्पिटल की भी एडवर्टाइजमेंट आती है इंश्योरेंस के लिए, तो आपको बुक करवा सकते हो आप आपका ऑपरेशन, तो वो भी ऑनलाइन हो गया है। तो 21वीं सदी है तो घर में पोछा करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, रोबोटिक्स। तो एक पोछा लगाने के लिए भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और स्पेस शटल के लिए भी कंप्यूटर तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो 21वीं सदी है कि कंप्यूटर से ही सब काम चलेगा आने वाले समय में। दूसरी बात कि शिक्षा में कंप्यूटर की उपयोगिता। तो आप पढ़ते हो तो कंप्यूटर आपका काम सरल बनाता है, आपकी शिक्षा को भी सरल बनाता है, आप समझ सके तो। बाकी तो कंप्यूटर या ऑनलाइन आने से एजुकेशन में क्या बदलाव आया है मैं लास्ट में बात करूँगा कि हमारी एग्ज़ाम सिस्टम या स्टडी में ऐसे चेंजेस आए हैं कि वो स्टडी ही नहीं रहा, अब तो सब सरल हो गया है, तो आदमी भी सरल हो गया, चोरी करते हैं सब। तो वो भी जोखिम है, इसके साथ वो भी बात लास्ट में करेंगे कि फ़ायदे भी है जोखिम भी है। लेकिन शिक्षा में अध्यापक द्वारा व छात्र द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा और कंप्यूटर के ज़रिए जो पढ़ाया जाएगा तो समय का भी बचाव होगा, समय बचाया जाएगा और एक्यूरेंसी, आपको जो पढ़ाना है वो बिल्कुल सही तरीके से सही ढंग से हम पढ़ा पाएंगे। डिस्टेंस लर्निंग भी चल रहा है अभी। बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हो या नेशनल ओपन स्कूल हो, तो वहाँ छात्र कोई क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में जाते नहीं हैं और घर पे बैठकर पढ़ते हैं, करस्पॉन्डेंस। तो वो जो अध्यापक है, टीचर है, वो अपना लेक्चर व स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं और स्टूडेंट ऑन डिमांड अपने समय से रात को सोते सोते ईयरफोन लगा के भी लेक्चर देख सकता है, सुन सकता है। आपको क्लास में आना पड़ता है। तो वो ऑनलाइन का प्रभाव या कंप्यूटर का प्रभाव है शिक्षा में। व्यवसाय में कंप्यूटर, तो हर एक व्यवसाय, बस टिकट या बस पास से लेकर एरोप्लेन की टिकट, सभी जगह कंप्यूटर है। सभी व्यवसाय में कंप्यूटर है। गवर्नमेंट ने, मैंने CCC इसलिए लिखा है कि गवर्नमेंट ने अभी तो देखो कि कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको CCC पास करनी पड़ती है। मतलब कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। कि सरकारी हो या प्राइवेट जॉब, सभी जगह कंप्यूटर की आवश्यकता है। कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर आप कोई भी काम नहीं कर सकोगे आने वाले समय में। तो कोई भी व्यवसाय हो तो आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। आधुनिक समय की सुविधा का आधार है। हमारे आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक सभी कंप्यूटर का ही उपयोग है। तो देखो कि आधुनिक समय में सरकारी सुविधाएं हो या प्राइवेट सुविधाएं हो, सभी जगह हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम हमारा जीवन आसान बना सकते हैं। और लास्ट में जो बात है कैशलेस और पेपरलेस व्यवहार, हम सभी ने अनुभव किया है कि हमारे साथ अभी जो व्यवहार चल रहे हैं वो कैशलेस है। आपको पर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, QR कोड की ज़रूरत पड़ती है और स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। एक समय था कि कार्ड पेमेंट था तो उसमें पेपर की ज़रूरत पड़ती थी। कार्ड एक पेपर है, चाहे डेबिट कार्ड हो, ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। लेकिन अभी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो कैशलेस हो गया है, पेपरलेस हो गया है व्यवहार पूरे।
आप देख लो कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कोई आवेदन पत्र आप फिलअप करोगे तो वो कागज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अब ओजस में जाओ, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लो, सबमिट कर लो, आपको मेल आएगा। अभी तो थोड़ा भी पेपर के साथ वर्क होता है कि आपको ओजस से डाउनलोड करके प्रिंट करवा के ऐसी कई जॉब है कि वहाँ आपको आवेदन भेजना होता है। लेकिन आने वाले समय में वो भी नहीं रहेगा, आपको ईमेल आईडी पर सीधा आपको जॉब का ऑर्डर मिलेगा। तो पेपरलेस सिस्टम है, वर्क करते हैं। हम देखो कि शिक्षा में तो पेपर का बहुत महत्व है, पेन और पेपर का। फिर भी ये लॉकडाउन के समय में हमने वो एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया सभी अध्यापकों ने कि पेपरलेस हो गए हम। हमारे जो हस्ताक्षर है वो बदल गए हैं क्योंकि कंप्यूटर से ही सब चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग। तो सीधा कोई आवेदन देना हो या कोई लेटर पैड पर एक सूचना तैयार करनी हो तो हम सीधे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे जाते और तैयार कर देते हैं। तो कोई भी व्यवहार पेपरलेस आने वाले समय में हो जाएगा, तो आपको वो भी आना ज़रूरी है। दूसरी बात, अपना स्मार्टफोन, मिनी कंप्यूटर। तो आप बोलोगे कि साहब आपने तो बात तो रख दी कि कंप्यूटर की आवश्यकता है और कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास तो ये सुविधा नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हमारे घर नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। तो इसके लिए बात मैं कहूँगा कि आपका स्मार्टफोन है वो आपका मिनी कंप्यूटर है। आज के समय में आपका स्मार्टफोन जो काम कर सकता है वो कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। मेरे पास कंप्यूटर है 10th जनरेशन, विंडोज़ 10 ऑफिस में, लेकिन वो कंप्यूटर के पास कैमरा नहीं है, वो फ़ोटो नहीं खींच सकता। ऐसी कई बातें हैं जो मोबाइल में है वो कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर मेरे पास है लेकिन स्पीकर अलग से लगाना पड़ता है जो कोई सॉन्ग मुझे सुनना है तो। लेकिन आपके मोबाइल में अलग से कोई गैजेट लगाने, कोई डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में कैमरा भी है, स्पीकर भी है, आप लिख भी सकते हो, वो पढ़ भी सकता है। ऐसी कई एप्लीकेशन है, आपका फ़ोन आपको पढ़कर सुनाएगा, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। आने वाले समय मुझे लगता है कि आदमी बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसे करना क्या है बस तो वो जोखिम है तो बिना स्मार्टफोन की कल्पना, मतलब स्मार्टफोन हमारा अभिन्न अंग है, हमारा शरीर का अंग बन गया है स्मार्टफोन। बिना स्मार्टफोन की कल्पना आप नहीं कर सकोगे। हमें कहीं जाना होता है बाहर तो सबसे पहले क्या याद आता है? घर से निकलते ही फ़ोन। एक बार पर्स भूल जाते हो आप कई बार, लेकिन फ़ोन नहीं भूलते आप, क्योंकि पर्स में पैसे होते हैं। पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मोबाइल, स्मार्टफोन आपके पास होगा तो आप QR कोड स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको पर्स की ज़रूरत नहीं है। पर्स में क्या होता है? पैसे होते हैं, कार्ड्स होते हैं और कुछ नोट्स हमारी होती है पर्स में। तो वो मोबाइल में वो सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो आपको पर्स रखने की ज़रूरत ही नहीं। आने वाले समय में पैसे म्यूज़ियम में रखे जाएंगे कि ऐसे नोट आते थे, करेंसी आती। पेपरलेस, कैशलेस हो जाएगा सब व्यवहार। तो अपना जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, वो मिनी कंप्यूटर है। और आधुनिक स्मार्टफोन में जो समाविष्ट सुविधाएं हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके फ़ोन में जो सुविधाएं हैं आपको कल्पना ही नहीं होगी कि ये फ़ोन क्या कर सकता है। आपका रोबोट, आप जो बोलोगे वो सब करेगा। आपको कमांड देने आने चाहिए बस, और सही यूज़। आपके फ़ोन में देखो कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस के जो प्रोग्राम है वो सब फ़ोन से हो सकते हैं। कई बार विद्यार्थी, स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर टाइपिंग का स्पीड नहीं आता फ़ोन में कंप्यूटर जैसा। तो आपको टाइप करना ही नहीं है, मोबाइल में तो वॉइस टाइपिंग है फैसिलिटी, आपको बोलना है बस, टाइप हो जाता है, कोई भी लैंग्वेज हो। गूगल तो इतना बड़ा महादेव है कि वो करेक्शन भी कर लेता है। आप स्पेलिंग भूल से गलत तरीके से बोल दिया तो कोई चिंता नहीं, वो सही कर देगा। तो गूगल तो अपना नौकर है, फ्री में, हमें काम देना चाहिए उसे। वैसे एक स्टोरी है ना कि जिन, मतलब कि कोई सादा हुआ भूत था, जिन था, तो वो जिन की वही शर्त थी कि उसको काम, बस काम में रखना है, वो फ्री नहीं होना चाहिए। वो फ्री होगा तो आपको ख़त्म कर देगा। तो
तो एग्जैक्टली मोबाइल वो चीज़ है, उसको फ्री मत रखो। जैसे ही आप फ्री हो गए, मोबाइल फ्री हो गया, तो आपको ख़त्म करना चालू कर देगा। तो ये गैजेट ऐसा है, अपना स्मार्टफोन अपना असिस्टेंट, अपना नौकर है। अब तो देखो गूगल ने सुविधाएं दे दी, गूगल असिस्टेंट करके। आपको मोबाइल को टच भी नहीं करना है। कोरोना के समय में हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखना था और जो गाइडलाइन थी उसमें हम फ़ोन हो या कई जगह सब जगह टच नहीं करते थे ना हम। तो उस समय फॉरेन में तो गूगल असिस्टेंट का उपयोग होता था। हम तो जानते भी नहीं है वो क्या है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट वो चीज़ है कि आपको टच नहीं करना है फ़ोन को, आपको फ़ोन को कमांड देना है, बस बोलना है, और आपका वॉइस ही आपका फ़ोन सुनेगा। ऐसा लॉजिक है उसके अंदर, वैसा प्रोग्राम है, आपको प्रोग्राम फिट कर देना है बस। तो आपका वॉइस ही वो सुनेगा। मान लो कि मेरा फ़ोन है और आप बोलोगे तो वो नहीं चलेगा। तो आप बोल दो कि प्ले द सॉन्ग, तो वो सॉन्ग बजाएगा। व्हाट इज़ माई नेम, तो वो नाम बोलेगा। कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप और मैप चाहिए आपको, तो बस मैप के लिए बोल दो और वो मैप तो आ ही जाएगा, लेकिन वो मैप के डायरेक्शन भी वो बोलेगा फ़ोन, आपको सुनना है बस। आपके फ़ोन के साथ असिस्टेंट इसलिए लिखा है कि आपके फ़ोन के साथ आने वाले समय में हर एक गैजेट कनेक्ट हो जाएगा, चाहे फैन हो, लाइट हो, फ्रिज हो, टीवी हो। अब तक तो स्मार्ट टीवी वो सब कनेक्ट होते ही है। तो बस किचन में बैठे बैठे आपको कोई रसोई बनानी है, कोई रसोई घर में आपको रेसिपी चाहिए, तो बस किचन में बैठे बैठे आपको बोलना है हेलो गूगल, तो गूगल बोलेगा प्लीज़ मैम। तो आपको बस बोलना है कि गट्टे की सब्जी कैसे बनाए, तो गट्टे की सब्जी का वीडियो टीवी में प्ले हो जाएगा और आपको रसोई में रहना है और रसोई में बैठे बैठे बस वीडियो सुनना है, देखना है और रसोई बनानी है। तो आपका नौकर है। लेकिन हमने भूल क्या कर दी, हम इसके नौकर हो गए। इसको हमारा नौकर बनाना है बस। आपके कमांड से वो चलना चाहिए, इसके कमांड से हमें नहीं चलना है। तो अपना जो फ़ोन है वो स्मार्टफोन जो है वो मिनी कंप्यूटर है, जिसको हम जेब में लेके घूमते हैं पूरे दिन रात। रात को भी नहीं छोड़ते ना, वो हम तकिए के नीचे रख के सोते हैं मोबाइल। तो 24 घंटे हमारे पास कंप्यूटर है। तो आप कभी भी ऐसा मत बोलना कि कंप्यूटर हमारे पास नहीं है। मेरे पास आना, कंप्यूटर जो कर सकता है उससे ज़्यादा स्मार्टफोन आपका काम कर सकता है, मैं बताऊंगा। कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स और रोजगार, अभी देखो कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है, जो आने वाले समय में सभी जगह, सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वो अप्लाई होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य वही है कि स्टडी के साथ कुछ ऐसे कोर्स या कुछ ऐसे अधिगम ऐड किए जाएं सिलेबस कि जिसके ज़रिए व्यवसाय या आप कुछ काम कर सको। आपको नौकरी नहीं मिलती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर सको जिसके ज़रिए पैसे कमा सको। तो अभी देखो कि गुजरात गवर्नमेंट ने इनोवेशन क्लब शुरू किया है। और इनोवेशन क्लब में क्या है कि वैसे कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना चाहिए और वो साइंस है। तो गवर्नमेंट ने गुजराती में ये कोर्स शुरू किया है, इनोवेशन क्लब। हमारे कॉलेज के 10 छात्र हैं उसमें, और वो जो कोऑर्डिनेटर है वो उर्वी मैम ही है। तो गुजराती में लेक्चर है, गुजराती में लेक्चर तो ठीक, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है अमृत नवसर्जन करके, वो सॉफ्टवेयर भी गुजराती में अवेलेबल है। वो सॉफ्टवेयर में आपको कोड आना ज़रूरी नहीं है, बस ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मतलब कि मैं ऐसा लॉजिक चलाऊँ कि ये मोबाइल यहाँ से उठकर ये कागज़ पर चला जाए और कागज़ गर्म हो जाए, तो रोबोट ही कर सकता है। तो ये रोबोट आप भी कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर में बस क्या करना है कि मोबाइल दिखेगा, उसका ब्लॉक उठाकर आपको पेपर पे रख देना है और लॉजिक लगा देना है कि ये पेपर पर मोबाइल जाते मोबाइल जो कागज़ है वो लाल हो जाए, बस। तो हम जो सोचते हैं वो सब कर सकते हैं गुजराती में, और उसको इफेक्ट को प्ले कर दो, अपने आप चलेगा। तो आने वाले समय में आर्ट्स का स्टूडेंट भी एंड्रॉयड ऐप बनाएगा, वेबसाइट बनाएगा, वो गवर्नमेंट का मोटो है, उद्देश्य है। तो कंप्यूटर रोजगार देता है।
तो सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर शिक्षा एवं स्वरोजगार। अपना काम अपनी नौकरी, क्यों फालतू की नौकरी करे दूसरों की। तो ये कंप्यूटर प्रशिक्षण ऐसा है कि अपना काम अपनी नौकरी, खुद का काम चला सकते हो। यूट्यूब का आविष्कार क्यों हुआ? आपके जैसे 2 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड के पास इतना बड़ा वीडियो था, अभी इन्होंने बोला कि 3 GB का वीडियो है सर, आपको दे दूँ? तो 3 GB का वीडियो देने के लिए तो कोई, अभी तो सुविधा अवेलेबल है आपके पास, आसानी से दे सकते हो, लेकिन वो उस समय की बात है जिस समय ये सुविधाएं नहीं थी। तो इतना बड़ा वीडियो कैसे शेयर किया जाए? तो मेल के ज़रिए भी नहीं जाता। आज भी मेल में 25 MB से ज़्यादा मेल नहीं हो पाता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो यूट्यूब का आविष्कार हुआ कि वीडियो अपलोड कर दो और लिंक भेज दो, तो सामने वाला वीडियो देख सकता है। तो यूट्यूब का आविष्कार हो गया और यूट्यूब चला, और उन्होंने, वो 2 जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने गूगल को यूट्यूब बेच दिया करोड़ों रुपए में। तो एक वीडियो को शेयर करने के लिए आविष्कार हुआ और वो अबजोपति बन गए। वैसे ही फ्लिपकार्ट, ओला, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की और वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है फेसबुक। फेसबुक के बिना आज का युवा कल्पना ही नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम के बिना। इंस्टा नहीं है तो देखो, वो जुकरबर्ग का बिजनेस है और हमारा मनोरंजन, लेकिन आपके मनोरंजन को उसने बिजनेस बनाया। तो वो चीज़ें हमको पता चलनी चाहिए, तो स्वरोजगार पैदा हो जाता है, खुद अपना काम अपनी नौकरी कर सकते हैं हम। कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो आप कॉलेज के दौरान भी कर सकते हो, 3 साल के दौरान। 6 महीने के कोर्स है, जैसे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आपको आप कर लोगे तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, बिना डेटाबेस की। स्टैटिक वेबसाइट हो या डायनेमिक वेबसाइट हो, आप बना सकते हो। गूगल ने ऐसी सुविधाएं आपके पास रखी है, आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में। आपको वेबसाइट बनानी है तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस गूगल पर सर्च कीजिए sites.google.com। तो वहाँ बस जैसे पेपर पर लिखते हैं ना, वो चित्र बनाते हैं, उसी तरीके से वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है। 1-2 दिन में वेबसाइट तैयार हो जाती है। मेरे एक रिलेटिव थे, उनको वेबसाइट बनानी थी, तो मैं गया था उनके घर। तो रात को बात हुई तो सुबह तक तो मैंने वेबसाइट तैयार करके उनको दे दी। इजी है वेबसाइट बनाना। तो वेब डिज़ाइनिंग में कमीशन भी इतना ज़्यादा है, आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हो तो। वैसे आगे प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस आप बैनर देखते हो सभी जगह, तो वो बैनर की डिज़ाइन करना हो, बुक की डिज़ाइन करनी हो, मैगज़ीन की डिज़ाइन करनी हो, तो वो कोरल ड्रॉ और जो कोर्स आते हैं वो कोर्स आप तैयार कर लो और वो भी काम आप कर सकते हो। वैसे है फोटोशॉप, तो कोई भी फ़ोटो एडिटिंग या स्टूडियो में काम करना हो, खुद का स्टूडियो बनाना हो, तो वीडियो एडिटिंग या फोटोशॉप का एडिटिंग आप सीख लो। तो ये व्यावसायिक कोर्स है जो आपको रोज़गार दे सकते हैं। ऐसे कई कोर्स है, टैली है, मैनेजमेंट के कोर्स है, अकाउंट लिखना हो तो आप कर सकते हो। वैसे अभी देखो कि जन सेवा केंद्र या गवर्नमेंट की जो ऐसी सर्विस है, वो सभी जगह ऐसे कोर्स जो छात्र ने किए हैं वो सभी को जॉब मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस भी सही, लेकिन जॉब मिल जाती है, पैसे कमा सकते हो आप। सरकारी व प्राइवेट जॉब, तो कहीं भी जाओगे आप कंप्यूटर आना ज़रूरी है। मेरी ये अध्यापक की जॉब के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे एक ही सवाल पूछा था अपने प्रिंसिपल साहब ने, आपको कंप्यूटर आता है? मनोविज्ञान का सवाल नहीं पूछा था। प्रिंसिपल सर ने एक सवाल पूछा था, आपको कंप्यूटर आता है? तो मैंने जवाब वो दिया था कि आपको क्या चाहिए कंप्यूटर में, वो सब कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता था कि आर्ट्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज की कुछ मर्यादा है, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा कंप्यूटर का, और वो तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा जवाब दिया था। तो दूसरा सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने। और यहाँ देखो आकर ये जवाब का मुझे फ़ायदा बोलो या लोड, लेकिन मैंने जो जवाब दे दिया तो वो सब काम करना पड़ता है अभी, और करते भी है, और वो काम से ही सीखता हूँ मैं। यहाँ आकर मुझे पता चला कि वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी मिली। एंड्रॉयड ऐप बनाना
आसान है नहीं। अभी जो ब्लॉक सिस्टम आ गई तो आसान बन गया है, लेकिन एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर MSc IT किया हुआ स्टूडेंट ही कर सकता है। और वो भी है, हिंदी या गुजराती आपको आती है तो उसका मतलब वो नहीं है कि आप कविताएं लिख दो, सृजनात्मकता भी होनी चाहिए। भाषा आने से, जैसे कंप्यूटर भाषा लैंग्वेज है वो आपको आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर बना लो। सॉफ्टवेयर बनाना मतलब कविता का गठन करना, कविता बनानी ही है, रचना करनी। तो मैंने ठान ली कोई भी हो, कुछ भी हो, कॉलेज की एंड्रॉयड ऐप बना कर रहूँगा मैं। तो मैंने एक वैकेशन पूरा मेरा ख़राब कर दिया। वैसे ख़राब बोल सकते हो परिवार के लिए मेरे लिए तो फ़ायदा ही है। तो पूरा वैकेशन इन्वेस्ट कर दिया उसमें, और एंड्रॉयड ऐप आप जो यूज़ कर रहे हो कॉलेज की, वो एंड्रॉयड ऐप तैयार कर दी। तो वैसा है नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप सीख सकते हो। सीखते सीखते अपना काम करते हो, पैसे भी मिलते हैं। वह तो मैंने तो कॉलेज के लिए काम किया है, तो पैसे की मैंने डिमांड नहीं की कॉलेज के लिए। लेकिन मान लो कि मैं पार्ट टाइम जॉब चालू कर दूँ, पार्ट टाइम वर्क चालू कर दूँ, तो पैसे भी कमा सकता हूँ। आप नौकरी न मिले तो ऐसे कोई चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। आपको कंप्यूटर प्रशिक्षण है तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फ़ायदे और कुछ जोखिम। तो कोई भी चीज़ हो, अपना फ़ायदा भी है, उसका फ़ायदा भी है, लेकिन साथ में जोखिम लेके आता है ना। कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन अभी मैं TY के क्लास में डिप्रेशन पढ़ा रहा था, तो उसमें एक टॉपिक आता है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ के अंदर एक डिप्रेशन पैदा होता है जो कुछ समय तक चलता है। तो वो क्यों पैदा होता है? तो सबसे पहली चिंता माँ को वो होती है कि इतना बढ़िया सा प्यारा सा बच्चा मिला है, इसको कुछ हो न जाए, है ना। तो जन्म के साथ खुशियाँ भी मिलती है और साथ में जोखिम का भी वो अनुमान कर लेते हैं और दुखी भी होते हैं। तो कोई भी चीज़ हो उसके साथ दो पॉइंट है, फ़ायदे भी है और जोखिम भी है। तो कंप्यूटर के शिक्षा के साथ भी है या कंप्यूटर के साथ भी है। तो देखो, सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षण या ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा का कॉन्सेप्ट तो वैसे हम बोलते ही थे पहले, लेकिन कोरोना के काल में लॉकडाउन जब हुआ तो तब हमें पता चला कि ऑनलाइन प्रशिक्षण क्या है, और सबको फेस करना पड़ा, अध्यापक हो या छात्र को। तो उसके कुछ फ़ायदे भी रहे हैं कि भी डिस्टेंस लर्निंग हो जाता है, घर बैठे बैठे अध्यापक पढ़ा सकता है, घर बैठे बैठे स्टूडेंट पढ़ सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ जोखिम भी है। तो जोखिम वो है कि सबसे पहले तो चोरी करना आसान हो गया। कोई भी एग्ज़ाम हो तो वो एग्ज़ाम वो इंडिविजुअल नहीं रहती, पर्टिकुलर नहीं है, अब एग्ज़ाम ग्रुप में देते हैं सब स्टूडेंट। मैंने तो कहीं सुना कि 4 यूनिट है तो 4 स्टूडेंट का ग्रुप बन जाता है। 1 यूनिट के MCQ तू तैयार कर ले, 1 यूनिट के मैं तैयार कर लूँगा, और साथ में बैठ कर एग्ज़ाम दे देते। तो ऑनलाइन शिक्षण का महत्व है, उपयोगिता है, लेकिन वो वैसे वही भूत या राक्षस की बात है। उसको आप चाहे तो काम करवा सकते हो अपना, और वो आपको खा भी सकता है। तो वैसा हुआ हमारे साथ ऑनलाइन शिक्षा में। दूसरी बात कि ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है, इसमें जो MCQ की बात है, तो MCQ में तो क्लास की ज़रूरत ही नहीं रह जाती, बस रट्टा मारना है, MCQ तैयार और एग्ज़ाम दे देनी है। तो क्लास की ज़रूरत तो तब होती है जब डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है ना, विस्तृत रूप से आपको प्रश्न को समझाना है एग्ज़ाम में, तो क्लास की ज़रूरत रह जाती है। तो स्टूडेंट की जो अभी अटेंडेंस नहीं मिल रही, हमें संख्या नहीं मिल रही क्लास में, उसका साइकोलॉजिकल रीज़न मैं यही मानता हूँ कि MCQ एग्ज़ाम आने के बाद क्लास में संख्या कम दिखने को मिलती है। क्योंकि सब स्टूडेंट को पता चल गया कि जैसे इंटरनल एग्ज़ाम में पास हो जाते थे वैसे एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर स्टूडेंट को क्लास की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये जोखिम है ऑनलाइन शिक्षा का। साथ में छोटे बच्चों की बात कर लूँ तो छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते, हम भी छोटे थे तब स्कूल में जाते थे, तो कितना हमें मज़ा आता था। जो सोशल गैदरिंग होता था ना, स्टूडेंट के साथ हम मौज मस्ती करते थे, और ये स्टूडेंट एक रूम में कॉर्नर में बैठा बैठा बस मोबाइल के ज़रिए पढ़ रहा है, उसका फ्रेंड, उनके जो कोई फ्रेंड का ग्रुप है वो कोई मिल नहीं रहा। और देखो कि वो जो डब्बा लेके जाता है स्टूडेंट ब्रेकफास्ट का खाने के लिए, तो वो खुद का कभी नहीं खाता है, वो पास वाले बच्चे का ही खाता है और खुद का उसको दे देता है।
वो जो मज़ा है वो मज़ा घर पे कहाँ। तो स्टूडेंट में भी साइकोलॉजिकल चेंजेस आए, चिड़चिड़ापन दिखने को मिलता है घर पे बच्चों का। तो ये कोरोना के काल में ऐसा हुआ है। तो ऑनलाइन शिक्षा का कुछ फ़ायदे भी है, लेकिन सामने जोखिम भी है। दूसरी बात, वर्क फ्रॉम होम, जो कर्मचारी है, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चला लॉकडाउन में। तो इंटेल कंपनी ने वैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए जो भी कर्मचारी थे वो सभी को घर पे ऑफिस बनाने के लिए पैसे दे दिए कि आप यहाँ इंटेल कंपनी में जैसी चेयर में बैठते हो वैसी चेयर खरीद लो, कंपनी पैसे दे देंगी। तो उसी तरह वर्क फ्रॉम होम तो चालू तो हो गया, लेकिन जो कर्मचारी है, वैसे हमारी बात कर लो, हम घर से आते हैं यहाँ, तो ये सब स्टाफ, जो हमारे स्टाफ मित्र है, सबके साथ बैठकर अपना कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं जो घर पे शेयर नहीं कर पाते। मौज कर सकते हैं, साथ में नाश्ता कर सकते हैं, बातें करते हैं। तो वो सब बंद हो गया वर्क फ्रॉम होम में। आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी भावनाएं होती है, संवेदनाएं होती है जो हमें शेयर करनी होती है, लेकिन घर पे वो बैरियर्स बन जाते हैं, तो हम वो शेयर नहीं कर पाते घर के मेंबर्स के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो शेयर करने से हमारा डिप्रेशन दूसरे को दे दे हम। वैसे मेरी कुछ ऐसी संवेदनाएं हो और मैं मेरी वाइफ को शेयर करूँगा तो मैं तो टेंशन में रहूँगा ही, और साथ में उनको भी टेंशन में डालूँगा। तो ये जॉब में जब हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में शेयर हो जाता है, घर पे कहने की ज़रूरत नहीं रहती। तो साइकोलॉजिकल जो प्रभाव है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वो वर्क फ्रॉम होम में बहुत हुआ है। ऑनलाइन बैंकिंग, तो वैसे देखें तो सुविधा है, ऑनलाइन बैंकिंग कैशलेस सिस्टम है, फास्ट पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे जा सकते हैं। और अभी तो अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं रह जाती, बस अपना वॉलेट अकाउंट ओपन कर लो और आप पैसे का व्यवहार कर सकते हो। लेकिन उसके सामने जोखिम भी है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, गूगल पे के ज़रिए मैंने 7,000 रुपये मेरे सेल्फ अकाउंट में ट्रांसफ़र किए SBI से SBI, और सर्वर डाउन होने की वजह से मेरे जो 7,000 रुपये थे वो पहुँचे नहीं और रिफ़ंड भी नहीं मिले। वो नोटिस दिया उन्होंने कि 3-4 वर्किंग डे में वो रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन का, वो 7 दिन में नहीं हुआ। तो फिर मैंने कांटेक्ट किया, टिकट जनरेट किया, इश्यू टिकट, और उसके ज़रिए मैंने चैट किया, 2-4 बार चैट की, और 14 दिन के बाद मुझे पैसे वापस मिले। तो अपने पैसे ही अपने काम समय पर ना आए तो क्या करना। वो ऑनलाइन बैंकिंग तो है, फास्ट सुविधा है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि फ्रॉड हो जाता है। अपने जो BEd कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम थे, तो उनके 1 लाख रुपए वैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फ्रॉड की वजह से चले गए थे। तो वैसे जोखिम भी है। कार चलानी आनी चाहिए, लेकिन नियमों के साथ। आप नियमों से कार चलाओगे तो एक्सीडेंट कम होते हैं, है ना। वैसे मोबाइल चलाना हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन कोई भी व्यवहार करना है, तो वो हमें नियम पहले जान लेने चाहिए, और उसके ज़रिए दो नियम से ही हम चलेंगे तो जोखिम कम होगा। ऑनलाइन शॉपिंग, घर पे ही दुकान, कोई भी ऑर्डर करना हो, फ्लिपकार्ट कर लो, अमेज़ॉन कर लो, टाटा क्लिक, भेज देते हैं। सही है, सुविधा है, हमें बाज़ार में नहीं जाना पड़ता। लेकिन जोखिम भी है। आपको जो चीज़ें खरीदनी नहीं है वो भी खरीद लेते हो आप। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अप्लाई है वहाँ। आपको वो भी बता दूं कि आप कई ऐसे एप्लीकेशन जो बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े आप अलाउ कर देते हो और इंस्टॉल कर लेते हो मोबाइल में। वो एप्लीकेशन क्या काम करती है, आपके मोबाइल का डेटा वो दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। जैसे आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर है, तो आप परमिशन दे देते हो कि मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो पढ़ सकती है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पढ़ नहीं सकती, वो पढ़ती भी है और ले लेती है, और लेकर दूसरे को बेच देती है वो डेटा। तो आपके ईमेल आईडी, आपकी गैलरी, आपका फाइल मैनेजर, आपका स्टोरेज, सब परमिशन आप दे देते हो, कैमरा, माइक। आपको ये भी जोखिम बता दूं कि आप कोई एप्लीकेशन में माइक की परमिशन ऑन कर देते हो, अलाउ कर देते हो, और इंस्टॉल है आपके मोबाइल में एप्लीकेशन,
तो वो एप्लीकेशन का मालिक जब चाहे तब आपका माइक ऑन करके आप जहां बैठे वहां बात सुन सकता है। आप कैमरा की परमिशन ऑन कर दे तो बिना कैमरा आपके डिस्प्ले में ओपन नहीं होगा, फिर भी वो फोटो कैप्चर कर सकता है। मैंने लाइव डेमो देखा है। तो ये जोखिम है। जितना इजी समझते हैं ना हम, इतना इजी नहीं है। तो आप जितनी सिक्योरिटी मोबाइल में पासकोड रख लेते हो, फिंगर रख लेते हो, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दोगे तो वो सारी चीज़ें जो सिक्योर आपने रखी है वो कुछ भी सिक्योर नहीं रहेगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखना कि आपने एक बार जो सर्च कर दी चीज़, मान लो कि अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, आपने एक मोबाइल स्मार्टफोन के लिए या वॉशिंग मशीन के लिए सर्च कर लिया है और ख़रीदा नहीं है, आपने सर्च कर लिया बस। तो अमेज़ॉन इंस्टॉल जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की तब उसने आपको एलो करके परमिशन ले ली थी। तो वो परमिशन में वो भी था कि आपने जो भी सर्च किया है वो दूसरी एप्लीकेशन के साथ वो शेयर कर देगा। तो वो फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ आपने क्या सर्च किया है वो शेयर कर देता है। तो तब अमेज़ॉन में आप बार बार वॉशिंग मशीन सर्च कर लेना और फिर फेसबुक ओपन करना, तो फेसबुक में जितने भी ऐड आएगी वो वॉशिंग मशीन की आएगी। फेसबुक को क्या पता है कि भाई आपके अमेज़ॉन में आपने क्या सर्च किया है? वो डील है, वो करोड़ों रुपए का व्यवहार। तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो उसका उपाय यही है कि आप गूगल ब्राउज़र में जाओ या अपने कंप्यूटर से ब्राउज़र के ज़रिए शॉपिंग करो ऑनलाइन। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। एप्लीकेशन में परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, बाकी ब्राउज़र में नहीं पड़ती। तो हमें ये आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये क्या करना है, कैसे करना है। बाकी ये जोखिम है, फ़ायदे भी है, जोखिम भी है। मोबाइल एडिक्शन सबसे बड़ा जोखिम। मोबाइल अपना अभिन्न अंग बन गया है। मोबाइल के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते अपने जीवन की। तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको मोबाइल एडिक्शन हो गया है आज के समय में। आने वाले समय में तो और बढ़ेगा। एडिक्शन मतलब कि व्यसन। आप देखो कि किसी, हम सुबह आते हैं कॉलेज में तो जितने भी स्टूडेंट देखते हैं ना, वो टीबी सर्कल से लेके कॉलेज तक जो भी स्टूडेंट चलकर आते हैं वो सब ऐसे ही चलते हैं और ईयरफोन लगाए हुए होते हैं। बस हॉर्न बजाते बजाते थक जाते हैं हम, लेकिन वो कांच खोल के विंडो का और जोर से बोलना पड़ता है, हटके भाई जो तो खरो तू यार। तो कार की हॉर्न का तो कोई मतलब ही नहीं। तो मोबाइल एडिक्शन है। हम देखते हैं कि हमारे साइकोलॉजी लैब के जो पीछे का दरवाज़ा है, तो वो जब क्लास में जाने के लिए खोलते हैं तो वहाँ सामने सीढ़ियाँ है, तो सीढ़ियों में बैठे बैठे स्टूडेंट्स मोबाइल और लाउडली बजाते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरियाँ देखते हैं। तो ये एडिक्शन है मोबाइल। आप रह ही नहीं सकते बिना मोबाइल के। देखो मोबाइल ने इतनी फैसिलिटी दे दी है कि आपके मोबाइल में वन हैंड फैसिलिटी है। आपको पता है? आपके मोबाइल में मान लो कि आप बाइक चलाते चलाते या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि दो हाथ की ज़रूरत पड़ जाती है मोबाइल में। मोबाइल इतना बड़ा है कि कई बार हमें नोटिफिकेशन देखना हो तो मोबाइल को सरका के यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है ना। तो मोबाइल में एक फैसिलिटी है वन हैंड। तो वन हैंड ऑन कर लो तो मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो ऐसा हो जाएगा, इतना एक कॉर्नर में आ जाएगा। तो फिर एक हाथ से अपने थंब से ही मोबाइल ऑपरेट कर लोगे आप। तो मोबाइल जैसी फैसिलिटी देता रहेगा, लेकिन हमें सोचना है कि हमारा समय खराब कर रहा है। तो आप मोबाइल एडिक्ट हो ही, और ऐसी सुविधा आपको और एडिक्ट करेगी। लास्ट में इंटरनेट का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य। तो हम इंटरनेट के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते हमारे जीवन की अभी। तो वैसे शहर में सूचना मिले कि भी इंटरनेट आज के दिन बंद है तो सब दुखी हो जाते हैं। इंटरनेट बंद है ना। और देखो कि कई बार स्टूडेंट नमो वाईफाई जो आप चला रहे हो ना, नमो वाईफाई का यूज़ कर रहे हो, तो उसका नोडल ऑफिसर भी मुझे बना दिया है यहाँ। तो नमो वाईफाई नहीं चलता तो स्टूडेंट मेरे पास आते, साहब इंटरनेट न चल तो શું કારણ છે કે પછી હું એમને પૂછું કે તાર કરવું શું છે, હું આપું इंटरनेट, बोल जवाब नहीं होता उनके पास। तो इंटरनेट के लिए आते हैं यहाँ छात्र। एक और भी जोखिम है, आपको टैबलेट गवर्नमेंट ने फ्री दे दिया।
आपको इंटरनेट भी फ्री दे दिया और कोर्स या मटेरियल तो अवेलेबल है नहीं, है तो इंग्लिश में है, तो आप क्लास में थोड़ी बैठोगे। क्लास में भी ज़रूरत नहीं होती इंटरनेट या टैबलेट की, तो आप गार्डन में ही बैठोगे, क्लास में थोड़ी आओगे। तो वो भी है। लास्ट में एक बात कर लूँ, एक आदमी था गरीब, वो कहीं जा रहा था तो नदी के पास बैठा और वो घूम रहा था नदी के आसपास। तो चलते चलते उसका पैर लगा, एक कपड़े में बंधे हुए पत्थर थे कुछ, तो पैर लगा तो उसने देखा कि इसमें तो पत्थर है, वैसे चमकते हुए पत्थर थे। तो उसने वो कपड़े की जो वो थी तो वो उठाकर वो नदी के पास गया और एक एक पत्थर नदी में फेंकता था। और नदी में पत्थर जब फेंकता था तो जो मछलियाँ थी वो मछलियाँ समझती थी कुछ फूड है, खाने का है, तो वो इकट्ठी हो जाती थी और उसको मनोरंजन मिल रहा था, तो मज़ा आ रहा था। 50 पत्थर थे, 40-50, तो एक एक करके सब पत्थर वो डाल रहा था नदी में। लेकिन वहाँ कोई संत महाराज या गुरु या प्रोफेसर होगा उस टाइम का अध्यापक, तो वहाँ से गुजरा तो वो भी बैठा साथ में और पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो कि बस ये पत्थर हैं चमकीले, तो पत्थर डालता हूँ, मछलियाँ इकट्ठी होती है और मनोरंजन ले रहा हूँ, मैं आनंद ले रहा हूँ, काम नहीं है मुझे कोई। तो वो जो संत थे, महात्मा थे, महाराज थे, उन्होंने पूछा कि कितने पत्थर बच गए हैं? तो क्या एक ही बचा है, मुझे दे, मुझे देखना है वो पत्थर क्या है, चमकता है। तो वो देखा तो वो महाराज ने बोला कि ये 50 पत्थर या 40 पत्थर तेरे पास थे, वो सारे रख लिए होते ना तो आने वाली 100 पीढ़ी तक तुझे कमाना नहीं पड़ता, ये सारे डायमंड थे। अब एक बचा है तो एक भी रख ले, तेरी पीढ़ी तो निकल जाएगी। मतलब कि ये जो डायमंड थे ना, वो पत्थर थे, वो मोबाइल है, वो कंप्यूटर है, तो उसमें बहुत सारी है, ताकत भी है, लेकिन सामने जोखिम भी है। आपको पता नहीं होगा तो वैसे ही आप नदी में फेंकते रहोगे एक एक पत्थर करके, और जो मोबाइल में गेम या इंस्टाग्राम की स्टोरी चलती है वैसे ही मछलियाँ चलेगी और मनोरंजन लेते रहोगे आप, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये समय निकलता जा रहा है। इसीलिए ये व्याख्यान की ज़रूरत थी, तो आपको बता सकूं कि ये पत्थर नहीं है, ये डायमंड है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत खूब। पत्थर नहीं है, डायमंड है। कंप्यूटर का आज का व्याख्यान बहुत ही लाजवाब रहा, ज्ञानवर्धक रहा, बहुत उपयोगी आपने माहिती दी सर। उसके लाभ, उसकी हानि की चर्चा की। सही मायने में आपने बारीकी से सुना होगा। बहुत कम समय में कंप्यूटर क्या है, एक एक चीज़ों को इन्होंने खोला। मैंने पहले बोला था कि आज कॉलेज का गूगल है वे, और स्वाभिमान स्वमान से जीने वाले प्राध्यापक हैं। हमने कोई भी काम दिया तुरंत स्वीकारा और काम किया है। और आज पूरी जो कॉलेज चल रही है, हम भी प्राध्यापक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क वे करते हैं बिना पैसे आप लोगों के लिए। सर, मैंने वक्ता के रूप में बोला, तुरंत स्वीकार लिया, हिंदी में पीपीटी बनाई। नज़र, शौक़े दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। कितनी मेहनत की, हिंदी में बनाई। एक मनोविज्ञान के अध्यापक है, मनोविज्ञान, इतिहास, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे प्रोफेसर हैं, तीनों भाषा पर कब्जा रहता है इन लोगों को। इंग्लिश नहीं जानते, नहीं आती है, तो मनोविज्ञान पूरा पूरा वे लोग नहीं जानते। तीनों भाषा पर इनका कब्जा है। सर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे कहने पर तुरंत वक्ता के रूप में अपने व्याख्यान स्वीकारा और बहुत कारगर आपने उपयोगी माहिती दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ मैं। इस व्याख्यान में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका
डॉक्टर उर्वी गोस्वामी, इनका भी व्याख्यान है परसों। आज इनका वक्त नहीं है, उस दिन मैं कहूँगा। वे भी आए सुनने के लिए। कंप्यूटर में मास्टर है, लेकिन चलो कोई एक वाक्य, एक शब्द, कोई कुछ सीखने को मिले। समझे, हम रोज़ाना सीखते हैं, तो ये भी सीखने जैसा है। मैडम आपका भी आभार। और पीछे कल वक्ता के रूप में डॉक्टर वलरी मैडम थी, वे भी पीछे से सुन रहे हैं। कंप्यूटर में महारत है, पूरा लाइफ जानते हैं। हमें देखना क्या है कि ऐसे लोग आते हैं सीखने के लिए, कुछ जानने को मिले। एक जिज्ञासा वृत्ति होनी चाहिए, है ना। और आप लोगों की उपस्थिति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। और कल डॉक्टर रीटा मैडम का व्याख्यान होगा, रोजगार के स्रोत और अवसर, 9:30 बजे। तो कल भी आपको यहाँ उपस्थित होना है। तो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका